साथियों, आज आपके सीकर में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो कार्यक्रम 9 अप्रैल को जो देश गौरव आंदोलन हम लोगों ने घोषित किया है उसकी तैयारी करने के लिए और ओबीसी जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए ये कार्यक्रम और उसकी तैयारी करने के लिए हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम सारे देश भर में 70 के लगभग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अगर ये कार्यक्रम तैयारी करने के लिए हो रहे हैं तो आप लोगों को तैयारी करने पर ध्यान देना बहुत। हम सब लोगों को आश्वस्त किया गया है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, फ्री एंड मुक्त चुनाव होगा, फेयर एंड निष्पक्ष। क्योंकि यदि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि फिर जो लोकतंत्र है लोगों के द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि दिए जाते हैं और फिर वो प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर सरकार बनाई जाती है। आप लोगों को थोड़ा कंपैरेटिवली याद भी दिलाना चाहता हूं। पहले भी दूसरे पक्ष को परास्त करने के लिए खून खराबा करता था और बहुत भारी संख्या में भारी पैमाने पर खून खराबा होता था और फिर वो व्यक्ति विजयी होता था। जो विजयी होता था वो राजा होता था और उसका राज स्थापित होता था। ये व्यवस्था बदल दी गई। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद इस व्यवस्था में एक मौलिक बदलाव लाया गया। अर्थ है ओपिनियन। ओपिनियन का अर्थ है उसकी अपनी मत कि वो किससे सहमत है, किसकी सरकार बनाना चाहता है और अगर बहुसंख्याक लोग किसी पक्ष में सहमत होते हैं उसकी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाकर ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं मुझे तो लगता कोई भी करता है। सिंपली ऐसा कर देता लोकतंत्र में विकसित किया गया है और इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव होता है। तो ये बदलाव लोगों के वोट के आधार पर अभी आपके राजस्थान में जो 6% सारे देश भर में क्षत्रिय वर्ग के लोग है वो भी आप लोगों के साथ में मिलकर इस लड़ाई में, इस बदलाव की लड़ाई में, परिवर्तन की लड़ाई में साथ में आना चाहते हैं। लोगों का साम्राज्य था और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि राजस्थान में जो राजपूत लोग हैं उन लोगों के भी पहले समय यहाँ दौरे हुआ करते थे और ये कुछ 91% हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये हम लोगों को साथ सहयोग और समर्थन में लेना चाहिए।
ये जो व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग हैं, सरपंच नहीं बना सकते, जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। आज आप देख रहे होंगे कि जो ब्राह्मण लोग है वो ऐसी सरस्वती हो गए कराने की हिंदू को मुसलमानों की बीवी रही। हिंदू जो है, हिंदू नाम से मुसलमानों में गली हुई है, ऐसा दयानंद सरस्वती का कहना है। और इस वजह से जब मैंने ये सवाल उठाया कि हिंदू मुसलमानों की बीवी पहले से चलकर आए हुए लोग तो हो नहीं, तुम बाहर से चलकर आए हुए हो तो तुमको भारत से में पहले से चलकर आए हो ऐसा भी नहीं कह सकते। इस हिसाब से भी सनातन शब्द का जो अर्थ लगाया जाता है उसको अपने आप को पूर्व से भारत में रहने वाले और यहीं के रहने वाले ऐसा नहीं कह सकते। तो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस देश में हम बहुसंख्य लोग हैं और बहुसंख्य लोगों का ही राज होना चाहिए, मगर बहुसंख्य लोगों का राज होने के लिए तमाम किस्म के अवरोध खड़े हैं। उसमें पहले नंबर का अवरोध ये खड़ा है कि हमारे लोग इतने ज्यादा होशियार या इतने ज्यादा चालाक या इतने ज्यादा समझदार नहीं हुए थे। उसके पहले जानकारी की बात बता रहा हूँ। हमारे लोगों के पास ज्ञान छोड़ो, जानकारी भी नहीं है कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, दीगर सावरकर नाम के ब्राह्मण बनाया है नेशनल कांग्रेस। तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है, तो स्वाभाविक जो उन्होंने उनके लिए बनाया, हमारे लिए थोड़ी बनाया, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी बनाया। दूसरी बात का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के ब्राह्मण ने किया था और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थापना भी ब्राह्मणों ने की। लगभग जो है 22.5% एससी और एसटी के लोगों को एमपी और एमएलए बनाए जाते हैं। कानून के अनुसार विधानसभा में जितनी संख्या एससी एसटी की होगी और ऑल इंडिया में एमपी के लिए 22.5% एमपी की संख्या होती है, तो उसमें रिजर्व सीटें होती है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो ये पॉलिटिकल रिजर्व है नामधारी। नामधारी का मतलब समझते हैं, जो कामधारी नहीं है, नामधारी ऐसे रखा हुआ। तो वो नामधारी जो है आदमी अभी पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट जिसके समर्थन के बगैर किसी की भी सरकार रिलीज नहीं बनती। अभी जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार नहीं दिए गए, नहीं अमल में लाए गए। जितने अधिकार संविधान में लागू किए गए, विधान संविधान में लिए गए, उस पर अमल करने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उसका कारण हमारे लोगों को ट्रू रिप्रेजेंटेशन यानी रियल रिप्रेजेंटेशन, सही और सच्चे प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला। और इस वजह से जो हमारे एमएलए और एमपी है वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं, संसद में पार्लियामेंट में जो सोमनाथ शेड्यूल टाइप के एमएलए और एमपी है वो बोलते ही नहीं। और जो बोलते हैं वो उनका नहीं होता, पार्टी उनको कहती है ये बोलो। यानी मुंह हमारा होता है और मुंह में शब्द जो है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मगर इन लोगों की कोई आवाज नहीं है। इन लोगों की आवाज क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार क्या था? कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। उन ट्राइब का जो वोटर है वो सबसे लड़ाकू है,
उसी को वोट देता और वो सबसे लड़ाकू आदमी संसद में चुनकर जाता। गांधी जी ने कहा, जब गांधी जी उपवास के लिए गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेक्रेटरी हासिल, आप लोगों को केवल इतना ही बताया गया होगा कि गांधी जी महान है और गांधी जी ने हमारे लोगों को अधिकार दिए। मैं आपको बता रहा हूं, गांधी जी ने अधिकार दिए नहीं, छीन लिए। और इस वजह से मैं गांधी जी को महात्मा नहीं करता हूं, महात्मा नहीं मानता हूं, मैं गांधी जी को षड्यंत्रकारी मानता हूं। और सच है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखा, किताब लिखा, बड़ी किताब लिखा। किताब का नाम है और गांधी एंड कांग्रेस टू अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या व्यवहार किया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। एक किताब लेकर हिंदी में बाबा साहब, अंग्रेजी किताब है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। तो इस तरह से जब संविधान सभा ने संविधान सभा को लिख कर दिया अनटचेबल और उनके राइट्स, तो वो जो अधिकार है जो अभी संविधान में हमारे पास है वो अमल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है, बीजेपी पार्टी ब्राह्मणों की है, और इसके सामने सबसे बड़ी समस्या ईवीएम की है, क्योंकि ईवीएम ने हमारा जो वोट का अधिकार है वो जीरो कर दिया। वो कैसे? अगर ईवीएम हमारे वोटों की चोरी करती है तो हमारे वोट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 76 लाख वोट निकले। उसको पता नहीं तो फिर है किसको पता? तुम्हारा ही तो काम है चुनाव आयोग का। 76 लाख वोट जो है, और इसकी वजह से बीजेपी के और उसके गठबंधन के 232 सीटें 288 में 232 सीटें चुनकर आए, और वो वोटों का मिलान नहीं हो रहा है कि आए कहां से। तो इसका मतलब है ये फाइनली प्रूव हो गया कि चुनाव कमिश्नर भी इस आंकड़ों का कोई सबूत नहीं पेश कर पाया कि आए कहां से। तो इससे प्रमाणित हो गया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। बुरा लगे, और बुरा लगने के पास सोचने के लिए, विचार करने के लिए तैयार हो जाए, तब जाकर के उनको पता चलेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, तब उसको जानकारी मिलेगी। अपने आप तो जानकारी देने वाले भी नहीं लोग तुम्हारे घर में आकर। तो इसीलिए ये जो ईवीएम मशीन लाई गई, अमेरिका में ईवीएम मशीन है नहीं, यूरोप टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, और वहां के 100% पढ़े लिखे लोग। मैं जब अमेरिका में यूरोप में गया तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। मैं जिस घर में भी जाता, उस घर में मैंने देखा कि कम से कम एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और उसके घर में अगर बेटी है, बेटा है, तो वो बेटी का अलग कंप्यूटर है, बेटे का अलग कंप्यूटर है, वो माँ बाप का अलग कंप्यूटर है। उनके घरों में मैंने देखा कि इसका भी देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं। भारत में तो ऐसा है नहीं। भारत के हर घर में आप ऐसा देखें कि घर घर में कंप्यूटर है, भारत में तो है। खासतौर पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तमाम ऐसे पीपल का जो मामला है और टेक्नोलॉजी का मामला है, ये हमारे लोगों के हिसाब से ये चुनाव प्रणाली सही नहीं है। बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। हम नहीं मानते कि बैलेट आपको व्यवस्था है। ये पेपर टेल जो लगाए ना, पहले तो ईवीएम मशीन में पेपर टेल नहीं था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करके पेपर टेल लगवाया। पेपर टेल लगवाने से क्या होता है कि वहां पेपर टेल में आप उस पर देख सकते हैं, आपने वो दबाया वो देख सकते हैं, मगर उस क्योंकि उस मशीन के अंदर वोट जाने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। मगर अगर आपने बैलेट पेपर कागज का था और आप रिकाउंटिंग की मांग करते तो दोबारा रिकाउंटिंग होती, रिकाउंटिंग होती थी। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होती। क्यों?
क्योंकि रिकाउंटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जब वो मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद पता नहीं चलता किसने किसको वोट किया, उसको अलग नहीं कर सकते। इस वजह से तो जेल भरो आंदोलन के लिए हर जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाओ और ये इरादा करके जाओ कि हमें वहां अगर जेल जाना पड़े तो जाओ। मैंने जब इधर बॉम्बे में जेल भरो करवाया था, पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आए, जेल में कहां रखे, छोड़ दिया यही जेल में लेके जाओ। हाँ, जेल में कहां जगह है, जेल में पहले ही 2-3 गुना ज्यादा हो गए। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं तो जेल में तो जगह ही नहीं है। तो अगर हम लोग सारे देश भर में जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर जेल भरो करने का कार्यक्रम करने के लिए वहां जाते हैं तो आपको कोई जेल में डालने वाली नहीं, जगह ही नहीं जेल में। उनका अधिकार है जिसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे 79 बहुजनों को कहा कि इसका उपयोग करोगे तो